दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान दिनों दिन तेज होता जा रहा है। आज एक ओर जहां पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा विजयपुर उपचुनाव की हार से सबक लेते हुए बूथ स्तर तक माइक्रो प्लान तैयार करने में जुटी हुई है। सत्ता और संगठन की संयुक्त रणनीति के तहत जल्द ही अहम बैठक होगी, जिसमें चुनावी रोड मैप को अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी लगातार मैदान में सक्रिय हैं। गुर्जर समाज के कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर हमला बोलते हुए कहा कि राजेंद्र भारती और उनके पिता 40 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन आज तक अपने 40 साल का एक बड़ा काम भी नहीं गिना पा रहे हैं। भाजपा का दावा है कि सरकार की उपलब्धियों और मजबूत संगठन के दम पर दतिया में फिर कमल खिलाया जाएगा। दतिया उपचुनाव पर सियासी संग्राम। कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। दोनों दलों ने शुरू की चुनावी तैयारी। बूथ स्तर तक बनाई जा रही रणनीति। दिग्गज नेताओं की बढ़ी दतिया में सक्रियता। उपचुनाव बना प्रतिष्ठा की लड़ाई। कि सब लोग विकास की बात कर रहे थे, दतिया के विकास की बात कर रहे थे। एक चीज और समान आप देखोगे कि बाकी किसी भी दल का नेता जब बात करेगा तो विकास की बात छोड़ के बाकी सब बात करेगा। कोई एक बात नहीं करेगा कि विकास कराऊंगा। 80 साल में से 75 साल ये पिता और बेटे चुनाव लड़े हैं, बाप बेटे, और 80 साल में से 40 साल विधायक रहे हैं। 40 साल का एक भी काम वो नहीं गिना पाते। और यही समानता आज देख लो आप, जितने प्रत्याशी हैं हमको गाली देके वोट मांग रहे हैं, विकास पे वोट ही नहीं मांग रहे। उधर कांग्रेस ने भी दतिया उपचुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव समेत कई दिग्गज नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया। कांग्रेस का दावा है कि 2023 की जीत जनता के विश्वास की जीत थी और उपचुनाव में भी वही जन समर्थन बरकरार रहेगा। पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के साथ इस चुनाव को 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देख रही है। राजेंद्र भारती जी को किस तरीके से मां ने लोन लिया 10 लाख का, उसका फर्जी केस बनवाकर किस तरीके से पद से मुक्त करवाया, दतिया की आम जनता के वोट का अपमान है। मैं समझता हूं दतिया विधानसभा के, दतिया जिले के मां पिताम्बरा माई की इस पवित्र धरती के परिवारजनों ने दृढ़ संकल्प लिया है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से एक साथ होकर एक मत से जनता के आशीर्वाद से इस अहंकार को हराएंगे। बहरहाल दतिया उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। एक ओर भाजपा अपनी संगठनात्मक ताकत और सरकार के कामकाज के भरोसे मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पिछली जीत को बरकरार रखने के दावे के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। ऐसे में दतिया की ये चुनावी जंग न सिर्फ दोनों दलों की रणनीति की परीक्षा होगी, बल्कि इसके नतीजे प्रदेश की भविष्य की राजनीति, खासकर 2028 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाले संकेत भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दतिया का दांव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स। दतिया उपचुनाव में बीजेपी के माइक्रो प्लान के क्या है मायने? कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का कितना होगा असर? उपचुनाव क्यों बन गया बीजेपी कांग्रेस की प्रतिष्ठा की लड़ाई? क्या ये 2028 के विधानसभा चुनाव का है सेमीफाइनल? तो दतिया उपचुनाव को लेकर के सियासी घमासान दिनों दिन तेज होता जा रहा है।
आज एक और जहां पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा विजयपुर उपचुनाव की हार से सबक लेते हुए बूथ स्तर तक को माइक्रो प्लान तैयार करने में जुटी हुई है। और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं महेश शर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के। महेश जी, स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ है। प्रकाश जी, स्वागत है आपका IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजेंद्र भार्गव जी, सर आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है IND24 में। और शुरुआत में चलिए आपसे ही कर लेता हूँ। तेजेंद्र जी, माइक्रो प्लानिंग की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी माइक्रो प्लानिंग कर रही है, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? क्या लगता है, क्या बीजेपी को भरोसा नहीं है या भरोसा थोड़ा सा कम है? इतनी ज़्यादा स्तर पर प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, 2 उपचुनाव हमने देखे हैं। अमरवाड़ा का उपचुनाव, उस उपचुनाव में भी स्थिति कितनी संघर्षपूर्ण थी। उसके बाद हमने विजयपुर का उपचुनाव देखा, तो विजयपुर में भी हालात कैसे थे। रामनिवास रावत जी स्वयं मंत्री थे और मंत्री रहने के बावजूद उन्हें चुनाव हारना पड़ा। तो इन दोनों ही उपचुनावों से भाजपा ने कहीं ना कहीं सबक लिया है और वे दतिया में माइक्रो मैनेजमेंट में जुटे हैं ताकि हर हाल में दतिया उपचुनाव को जीता जा सके। दतिया उपचुनाव तय करेगा प्रतिष्ठा की कसौटी पर सर्वमान्य कौन है। ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है। प्रकाश जी, क्या कहेंगे इस पर? माइक्रो प्लानिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी ओर कांग्रेस भी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। क्या लगता है कि ये जो माइक्रो प्लानिंग है ये कितना कारगर साबित होगी वहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ तक सवाल है, वो हमेशा माइक्रो प्लानिंग से लड़ती है। अब ये उपचुनाव की बात अलग है, वो सारे चुनावों को पूरी रणनीति बनाती, पूरी टीम भावना से सब एकजुट होकर उस पर संघर्ष करते हैं। अंदरूनी आपसी गणित एक अलग विषय हो सकता है इन लोगों का, और नरोत्तम मिश्रा जी के साथ तो रहा ही, क्योंकि एक समय पे नंबर 2 के नेता रह चुके प्रदेश में। तो पर यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक मौका है। कांग्रेस को एकजुट, जो 2028 के विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर अपनी एकजुटता दिखा सकती है। ऐसे उपचुनाव को वो एक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग कर सकती है और पूरी टीम एक साथ जुटकर अपना मैनेजमेंट दिखाकर परिणाम अपने पक्ष में ला सकती है। भाजपा को सत्ता में होने का फायदा मिलना ही है, जैसे चुनाव में मिलता ही है। उसके पास घोषणाएं करने के लिए सरकार है और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ उसको सत्ता के विरुद्ध रहते हुए, हालांकि उसके जो प्रयोगशाला का जो क्षेत्र है वो छोटा है, दतिया क्षेत्र है। जब प्रदेश के चुनाव होते हैं तब पूरा संगठन, पूरी सत्ता एकजुट होकर काम करती है, लेकिन प्रयोग के तौर पे कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो एकजुट दिखे और काम करें। उसका वजह यह है कि जो नरोत्तम मिश्रा जी का जो अंतर, यदि हम देखें परिणामों का, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा जीत हार का। यदि हम 2008 से देखें तो बीच में जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ उसका एडवांटेज मिला है भाजपा को। ये आप 2018 में देखें तो 2600 कुछ वोटों से जीते थे वो, और 2023 में तो चुनाव हार ही चुके थे वो। तो गैप बढ़ता है जब तीसरी पार्टी वहां पर आ जाती है। बीएसपी अपना कैंडिडेट, एक बार राजेंद्र भारती जी बीएसपी से लड़े थे, फिर वो कांग्रेस में आ गए तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा था। तो जो वोट का डिवीजन हुआ था उससे नरोत्तम मिश्रा जी को एडवांटेज मिला था। पर यदि टोटल आप देखें तो वोट के परसेंटेज में बहुत, सत्ता में बीजेपी होते हुए बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। इसलिए भाजपा को ज्यादा चिंता की जरूरत है और वो बारीकी से उस काम को मैनेज करने में लगे। ठीक, भाजपा को चिंता की जरूरत है और भाजपा उसके हिसाब से काम भी कर रही है। चलिए महेश जी, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट की जो आप बात कह रहे हैं, हमारे यहाँ प्रारंभ से बना हुआ है। चाहे पेज प्रमुख की कल्पना हो, चाहे बूथ की हमारी जो टीम है वो सक्रिय रूप से निरंतर काम करती है। प्रति माह हमारे बूथ की बैठक होती है। तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन का ये कार्य जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी की तरह हम लोग नहीं है कि 4.5 साल तक मैदान में नहीं होते और जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय मैदान में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट मानती है कि अपने कार्यकर्ता का संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर सक्रियता बनाए रखकर समाज जीवन में, समाज में जनता के हित के लिए काम करना, ये हमारे कार्यकर्ता का स्वभाव है। ठीक है।
ठीक है, ठीक, चलिए ठीक। तेजन जी के पास जाना चाहूँगा। तेजन जी, जो बात जैसे कह रहे हैं महेश जी कि भाई हम तो हमेशा ही उस मानसिकता के साथ कहते ना कि युद्ध लड़ना है अपने को, एकदम पूरी तरह से तैयार, और कांग्रेस को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई 4.5 साल तो वो दिखते नहीं है, जब बिल्कुल 6 महीने का टाइम रह जाता है उसके बाद उनकी जो मशीनरी है वो एक्टिवेट होती है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से सहमत हूँ। भाजपा हमेशा चुनावी मूड में रहती है। भाजपा के कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय रहते हैं, उनका बूथ मैनेजमेंट लगातार सक्रिय रहता है, और किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने भाजपा नेता, भाजपा कार्यकर्ता संगठित बने रहते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 उपचुनाव हमारे सामने हैं। उन दोनों उपचुनाव के परिणाम, अमरवाड़ा में बीजेपी जीती 3000 समथिंग कुछ वोटों से, विजयपुर में 7000 समथिंग कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो दोनों ही चुनावों में भी पन्ना प्रमुख थे, बूथ मैनेजमेंट था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से जिस अंतर के साथ बीजेपी जीत दर्ज करती अमरवाड़ा में वैसा नहीं कर पाई, और विजयपुर में उसे हार का सामना करना पड़ा। मैं अमरवाड़ा चुनाव के बारे में थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा जी। अमरवाड़ा चुनाव अपने आप में एक मॉडल के रूप में उभरा था। हमने उस चुनाव में देखा, भाजपा ने मध्य प्रदेश सरकार की पीएचई मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी को प्रभारी बनाकर भेजा था। ठीक। उस चुनाव में, वो चुनाव बहुत टफ था, बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ है अमरवाड़ा। फिर भी उस पीएचई मंत्री संपतिया उइके जी ने वहां लगातार मेहनत की, एक एक बूथ पे ध्यान दिया, एक एक कार्यकर्ता पे फोकस किया, सारे बड़े नेताओं को एक जुट बनाए रखा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात थी, वो मध्य प्रदेश सरकार में पीएचई विभाग की कैबिनेट मंत्री हैं। वे जैसे ही उन्हें प्रभारी बनाकर अमरवाड़ा भेजा गया, वे एक बार भी कैबिनेट की बैठक में भोपाल नहीं आई। उस दौरान एक बार भी अपने घर मंडला नहीं गई। उसी दौरान भाजपा का भोपाल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, प्रदेश कार्य समिति, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर के लगभग सभी नेता भी आए थे। परंतु उस चुनाव के प्रति पीएचई मंत्री और अमरवाड़ा की प्रभारी संपतिया उइके जी का इतना समर्पण था कि वे ना तो कैबिनेट की बैठक में आई, ना अपने घर गई, और ना ही भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में आई। और अंततः उनकी मेहनत सफल हुई। ये बात भी थी कि वहां अगर कुछ कमियां थीं तो वे संगठन को बताती थीं, संगठन उनको सपोर्ट करते थे, और इस तरह से अमरवाड़ा में संपतिया उइके जी का जो रोल था अमरवाड़ा की जीत में, उस जीत में बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब हम बात करें विजयवाड़ा की, विजयपुर की, सॉरी, विजयपुर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था। विजयपुर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी रामनिवास जी के प्रति थी। उसके बाद जो मुकेश मेहरोत्रा जी को टिकट दी गई थी, वो जातिगत समीकरणों के हिसाब से बहुत फिट बैठते हैं, और चुनाव के परिणामों ने बताया भी कि उनके सामाजिक वोट उन्हें 100% मिले। अच्छा, इस विजयपुर में एक चीज और देखने में आई जी। एक ग्वालियर चंबल के बहुत बड़े नेता हैं, जिनके आने जाने मात्र से, जिनके संदेश भेजने मात्र से चुनाव के परिणाम बदल जाया करते हैं जी। परंतु वे नेता उस चुनाव में अनुपस्थित रहे, और उनके जो समर्थक मंत्री थे उन्होंने भी विजयपुर उपचुनाव में कोई रुचि नहीं ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि वे नेता या उनके समर्थक विजयपुर उपचुनाव में आते, सक्रिय होते, तो शायद विजयपुर का परिणाम कुछ और होता। ठीक 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 ठीक। चलिए, अपन ने अमरवाड़ा की बात कर ली, अपन ने विजयपुर की बात कर लिया। प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, थोड़ा सा दतिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ किस तरह का समीकरण आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं आपके पास आऊँगा, महेश जी, मैं आपके पास आऊँगा टिप्पणी लेने के लिए। जो बात तेजन जी ने बोली उस पर आपसे भी टिप्पणी लूँगा। पहले प्रकाश जी के पास जाता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ जी। यहाँ पर क्या है कि दतिया में पार्टी के संगठन, सरकार, इन सब के अलावा जो प्रत्याशी चयन होगा
उस पर ज्यादा निर्भर रहेगा। कांग्रेस किसको उतारती है? राजेंद्र भारती जी के को उनके पुत्र हैं अनुज भारती, वो भी दावेदार हैं और यहां तक सुनने में आ रहा कि यदि उनको टिकट नहीं दिया जाता तो बगावत भी हो सकती है। बिल्कुल, है ना। पुराने विधायक हैं, घनश्याम सिंह जी हैं जी, जो रह चुके हैं। पिछली बार जो अवधेश नायक जी हैं जो उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया था। तो इनमें से वो किसको चुनते हैं उस पर निर्भर रहेगा। तीसरा एक वहां पर एक और आजाद पार्टी बनी है, कोई दामोदर यादव जी हैं, आजाद वो समाज भी पार्टी, आजाद समाज पार्टी को, हाँ, तो वो भी शायद मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी से भी कुछ तालमेल की बात चल रही कांग्रेस की। यदि वो समर्थन मिलता है या यदि वो जो दामोदर यादव जी हैं वो यदि लड़ते हैं तो वहां यादव वोटों की कटिंग हो सकती है। मतलब मुकाबला त्रिकोणी हो सकता है। त्रिकोणी हो सकता है और काफी मतलब उसका डैमेज कहीं ना कहीं कांग्रेस के हो सकता है। अब कांग्रेस को इन डैमेजेस को अपने को संभालना पड़ेगा, एकजुटता से लड़ना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है, नरोत्तम मिश्रा जी है, वो भी चूंकि पिछला चुनाव हारे हैं तो वो सक्रिय हैं, अलग अलग समाजों में उनकी बैठकें चल रही हैं, वो लगातार संपर्क में हैं। वो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते कि कहीं से इस बार हार उनके गले पड़े। हालांकि अभी की जो परिस्थितियां हैं, जैसे मंदिर वाला मामला जो आ रहा है, जनता में नाराजगी है, उसका वो कुछ डैमेज कर सकता है, लेकिन उनके व्यक्तिगत प्रयास हैं और जातिगत समीकरण है, वो उनको यदि वो संभाल लेते हैं तो उनको उसका एडवांटेज मिल सकता है। बाकी पार्टी की परफॉर्मेंस है, यदि पार्टी अच्छा, मंदिर के जैसे आपने जिक्र किया, मंदिर राष्ट्रीय मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी रहेंगे या जो स्थानीय मुद्दे हैं दतिया के वो ज्यादा असर डालेंगे? देखिए, वो मुद्दा क्या है, भाजपा की पहचान राम मंदिर से है, मतलब उसका मुख्य आंदोलन रहा है। और मेरे तो आरएसएस के, बीजेपी के भी कई मित्र हैं, वो तक दुखी हुए इस कांड, इस जो घटना सामने आई है। हालांकि अब सब डैमेज कंट्रोल करने में लग गए हैं और हो सकता है कुछ समय में उसको डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। पर हाल फिलहाल यदि हम देखें तो नाराजगी कुछ परसेंट है, उसका भाजपा से नाराजगी आती है तो उसकी सजा तो प्रत्याशी को ही भुगतना पड़ती है ना। यदि भाजपा या आरएसएस के प्रति कोई नाराजगी है तो उसका कुछ परसेंट नाराजगी का प्रत्याशी को, परिणाम को भी डैमेज कर सकता है। अब ये इनके ऊपर है कि उसको कितनी जल्दी उसको डैमेज करते हैं वोटिंग से पहले, डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं। सही कहा आपने महेश जी। कहीं ना कहीं आम जनमानस के मन में चोट तो पहुंची है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खबर और ये जो अयोध्या में जो कुछ भी हुआ जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल की बात कह रहे हैं प्रकाश जी कि नहीं, डैमेज कंट्रोल के प्रयास जारी हैं और सब कुछ सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो उपचुनाव है इस पर कितना, कैसा क्या असर पड़ेगा इसका? महेश जी। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दतिया की जनता को गुमराह करने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, एक नैरेटिव बनाने का काम किया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और दतिया वासियों को झूठ के जाल में फंसाने का काम किया गया। दतिया की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने दतिया के विकास के लिए क्या किया। दतिया में एयरपोर्ट की बात हो, दतिया में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, दतिया की सड़कों का कायाकल्प करने की बात हो, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। कांग्रेस ने एक ही परिवार से लंबे समय तक पिता पुत्र को विधायक बनाए रखा, उसके बाद भी वो एक अपना काम गिनाने की स्थिति में नहीं है। राजेंद्र भारती जी भ्रष्टाचार के मामले में यदि लिप्त पाए गए और न्यायालय ने उनको सजा दी, जिसके कारण ये आज चुनाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का चरित्र दतिया की जनता ने भली भांति देख लिया है। कांग्रेस किस प्रकार से काम करती है, कांग्रेस किस प्रकार से झूठे वादे करती है और उन वादों के आधार पर जनता को भ्रम जाल में फंसाने का दुष्पाप करती है। और दतिया की जनता इस 2.5 साल में ये सारी चीजें देख चुकी है। दतिया की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी दतिया की जनता के साथ पूरी विनम्रता के साथ जाएगी और दतिया की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी निश्चित रूप से। ठीक है, ठीक है। तेजन जी, महेश जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं कि नहीं भाई दतिया की जो जनता है वो तो बीजेपी को ही अपना आशीर्वाद देगी। दतिया में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकाल में ही हुए हैं और काफ़ी कुछ दतिया में बदलाव हुआ है। हालांकि गृह मंत्री रहते नरोत्तम मिश्रा जी के प्रति लोगों में नाराजगी भी थी, परंतु पिछले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस हार के साथ ही वो नाराजगी उनके प्रति समाप्त हो चुकी है। अब नरोत्तम मिश्रा जी यदि चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके प्रति जनता की सिंपैथी है, जिसका लाभ नरोत्तम मिश्रा जी को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा।
और कांग्रेस किस प्रत्याशी को टिकट देती है ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के पास वहां प्रत्याशियों की कमी नहीं है। कांग्रेस के पास एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में अवधेश नायक, वे उनका अपना अलग क्षेत्र में प्रभाव है। फिर एक घनश्याम सिंह करके आते हैं, वे 2 बार चुनाव जीते हैं और काफी बड़े अंतर से जीते हैं। तो यदि वे चुनाव में आते हैं तो भी स्थितियां कुछ बदली हुई लगती हैं। और जहां तक राजेंद्र भारती जी का सवाल है, तो राजेंद्र भारती जी का वहां अपना एक अलग ही ऑरा है, उनका अपना प्रभाव है, उनका कांग्रेस के अलावा भी उनका अपना खुद का वोट बैंक है। यदि वे किसी अन्य राजनीतिक दल से खड़े हो जाते हैं, अपने बेटे को खड़ा कर देते हैं, तो वो वोट बैंक वहां शिफ्ट हो जाता है। तो आप दतिया में राजेंद्र भारती जी, उनके बेटे अनुज भारती जी को भी कमतर नहीं आंक सकते। बिल्कुल वही स्थिति घनश्याम जी की भी है और अवधेश नायक जी की भी है। और नरोत्तम मिश्रा जी के प्रति अब लोगों में नाराजगी पहले जैसी नहीं है, अब उनके प्रति सिंपैथी है और उस सिंपैथी का लाभ नरोत्तम मिश्रा जी को मिल सकता है। एक चीज और है, ये चुनाव त्रिकोणी बल्कि चतुष्कोणी भी होगा। अच्छा, ये तय है। एक प्रत्याशी अभी लगभग जो खड़े होंगे वो एक्टिव हो चुके हैं, वो यादव समाज को बिलोंग करते हैं। ठीक, और कम से कम 1-2 प्रत्याशी और ऐसे हो सकते हैं जो चुनाव लड़ें। और जब ये निर्दलीय या किसी अन्य, जैसे आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव जी काफी एक्टिव है, काफी सक्रिय हैं और उनका अपना वहां वजूद भी दिखता है जी। तो यदि ऐसे 2-3 प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भाजपा को मिलेगा और भाजपा प्रत्याशी जो है बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर सकेगा। ठीक, प्रकाश जी, मतलब तेजन जी का कहने का मतलब ये है कि ये जो चुनाव है दतिया वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत दिलचस्प होने वाला है। वो कह रहे हैं कि नहीं त्रिकोणीय नहीं तो चतुष्कोणीय भी हो सकता है। तो क्या ये कहा जाए कि ये 2028 का सेमीफाइनल है? क्या आप उसे इस रूप में देखते हैं प्रकाश जी? नहीं, सेमीफाइनल प्रैक्टिस मैच है ये। हाँ, प्रैक्टिस मैच है ये, ज्यादा क्योंकि आखिरी समय पे भाजपा बहुत से चमत्कार करती है, वो लगातार निगरानी रखती है और प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं उन सबकी, और आखिरी समय पे वो अपने कार्ड ओपन करती है और सबको चमत्कृत कर देती है। तो वो एक अलग है। हालांकि ये सब होने के बाद भी सारी सीटें तो आप जीतते नहीं हैं, तो वहां क्षेत्रीय समीकरण भी होते हैं जी। वैसा ही यहाँ पर भी है। तो नरोत्तम मिश्रा जी जो 2023 का चुनाव आ रहे हैं, तब से वो हर तरफ से मैनेज करने में लगे हैं। नवग्रहों को भी उन्होंने मैनेज कर लिया, नवग्रह मंदिर भी वहां पर स्थापित कर दिया। हालांकि अभी योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, हालांकि उनने पटका नहीं पहना, वो भी एक आपसी समीकरण कुछ अलग कहते हैं। फिर भी अभी जो स्थितियां हैं उन्होंने अपने को काफी सुधारा। उन्होंने समाजों में बैठकें की, सामाजिक एक समाज से उन्होंने मिलजुल उनसे बातचीत शुरू करी, उनमें जनसंपर्क उन्होंने शुरू किया और पूरा जो पिछली बार जो गलतियां रही थी उनको सुधारने की उन्होंने कोशिश की है। अब ये जो बाकी पार्टी को, जो मैंने कहा था, यदि कांग्रेस में ही बगावत हो जाए या कांग्रेस से, अब जैसे जो घनश्याम सिंह जी थे वो कांग्रेस के विधायक थे, इस बार यदि टिकट नहीं मिली और जैसा कि आजकल वो स्लीपर सेल वाला भी मुद्दा आपने देखा ही होगा, यदि कांग्रेस की स्लीपर सेल एक्टिव हो गई तो आप क्या कर लोगे? तो कांग्रेस के लिए ज्यादा परीक्षा है इस समय। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि पोलराइज हो जाएगा चुनाव जी जी जी, तो काफी टक्कर वाली स्थिति होगी, क्योंकि जब दो कोणी रहा है चुनाव जी, तो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते या हारे नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी तो लगातार वहां से लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस के प्रत्याशी के चयन के ऊपर है और कांग्रेस के अंदर जो बगावत है वो कैसे रोक पाती है, कांग्रेस चुनाव को कैसे टीम वर्क से लड़ सकती है, और यही वो जाति जी। समीकरण को संभाल पाती है। यही कारण है कि आज पूरी कांग्रेस वहां दतिया में ही डटी हुई है जी। और महेश जी क्या कहेंगे? एक आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ता का अंतर बहुत स्पष्ट समझ में आता है। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने लंबे समय तक दतिया का विकास को पंख देने का काम किया है। चुनाव हारने के बाद भी यदि कोई दतिया में एक्टिव रहा, जनता से संवाद किया, वो नरोत्तम मिश्रा थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, कार्यकर्ता का स्वभाव है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में हार से नहीं डरता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर मेहनत करके परिणाम लाने में विश्वास रखता है और वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कर रहे हैं और संपूर्ण राष्ट्र में
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वभाव है कि हम हार से नहीं डरते हैं, हार के बाद अपनी गलतियां सुधार कर और विनम्रता के साथ जनता के बीच जाते हैं और जनता हमें प्रसाद भी देती है, आशीर्वाद भी देती है, प्रतिसाद भी देती है। चलिए, ठीक ठीक। छोटी छोटी एक टिप्पणी चाहूंगा सर आपसे, तेजन जी आपसे भी और प्रकाश जी आपसे भी, अगर आप करना चाहें तो छोटी छोटी टिप्पणी, अंतिम टिप्पणी जी। देखिए, दतिया का उपचुनाव T20 क्रिकेट मैच की तरह होने वाला है और जैसा T20 क्रिकेट मैच में लास्ट बॉल पे छक्का पड़ जाता है, हाँ, तो वैसी स्थितियां भी उपचुनाव में होने वाली है। ये वन साइडेड नहीं है, बिल्कुल। यदि आप इसको समझ रहे हैं कि वन साइडेड है तो वन साइडेड नहीं है, लेकिन चुनाव में प्रत्याशी कौन होंगे, किसे टिकट मिलेगी, जातिगत इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, किसका मैनेजमेंट सही होगा, किसका बूथ मैनेजमेंट सही होगा, जीत उस पर निर्भर करेगी। लेकिन फिलहाल वहां टकराव की स्थिति है, मुकाबला बराबरी का है। ठीक ठीक। प्रकाश जी, फिलहाल चूंकि सरकार भाजपा की है और चूंकि नरोत्तम मिश्रा जी पिछला चुनाव हारे हैं तो वो कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं और उन्होंने काफी बदलाव लाए हैं, तो अपर हैंड तो बीजेपी का दिखाई देता है। अब उस अपर हैंड को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अपने में कितना सुधार लाती है, कितना एकजुट होती है, इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो इस बार का जो चुनाव हो काफी दिलचस्प, इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दतिया का जो उपचुनाव है उसे एक तरीके से कह सकते हैं कि सेमीफाइनल कह लें या प्रैक्टिस मैच कह लें, या जैसे कि तेजन जी ने कहा कि भाई इसको T20 मैच की तरह कहा जा सकता है कि भाई आखिरी बॉल पर भी छक्का पड़ सकता है और कुछ भी हो सकता है तो ये बड़ा दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।